नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी इंटरेस्टिंग खबर जानने के लिए, और वो खबर निकली है ट्रंप से। और खबर यह है कि उन्होंने ब्रिक्स नेशंस को धमकाया है। और धमकाया किस बात पर है कि अगर तुमने गलती से भी डॉलर को हटाने के बारे में विचार किया, यानी डी डॉलराइजेशन की बात की, तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप पूछेंगे ये क्या लॉजिक है। आपको मालूम होगा कि दुनिया में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं, इन्होंने मिलकर के हाल ही में एक नई कवायद शुरू की है। और वो ये है कि हम लोग डॉलर का जो वेपनाइजेशन हो रहा है, डॉलर को अमेरिका जो गुंडई में यूज कर रहा है, उससे बचे कैसे, उससे निकले कैसे। अच्छा, हाल ही का एक दौर आपको याद होगा, ब्रिक्स का एक समिट हुआ था 2024 के अंदर कजान नामक जगह पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, शी जिनपिंग भी थे, पुतिन ने बुलाया था। यहां पर ब्रिक्स नेशंस की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री जब गए थे तो वहां पर शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में मुलाकात हुई थी, जिस पर हमने एक सेशन किया था कि मिल गए हाथ, कामयाब हुए पुतिन। पिछले महीने ही की थी। अगर आपको यह चीज ध्यान आ रही हो तो यह भी ध्यान आएगा कि वहां पर पुतिन कुछ इस प्रकार का एक नोट लेकर खड़े थे, और उसी नोट की बहस अब पहुंच चुकी है ट्रंप तक। क्या आज की चर्चा है? तो यहां पर आप देख रहे हैं न्यू बैंक नोट ऑफ सिंगल ब्रिक्स करेंसी। पुतिन ने हाथ में कोई इस प्रकार का नोट पकड़ा हुआ था, और यह नोट असल में अमेरिका को चिढ़ाने के लिए था। चिढ़ाने के लिए क्या था कि आज दुनिया का अधिकतम व्यापार डॉलर में होता है। अगर ब्रिक्स देश चाहें तो ब्रिक्स की ही एक करेंसी बना सकते हैं जो कुछ इस प्रकार की दिखेगी, और उस ब्रिक्स करेंसी को आपस में चलाएं। हालांकि जब पुतिन से पूछा गया कि क्या आप इसको करेंसी के रूप में अनाउंस कर रहे हो, तो पुतिन ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, हम इसको इनकार करते हैं, करेंसी नहीं है, बस ये एक बैंक नोट है, यादगार, जैसे सिक्का जारी होता है ना, ऐसे हमने ब्रिक्स का सिक्का जारी कर दिया है। अब ऐसे में ये जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कि साहब यहां पर पुतिन ने एक नोट दिखाया था। वो नोट बाइडेन को तो नहीं चुभा, क्योंकि बाइडेन थोड़ा दिमाग लगा गए थे, लेकिन साहब ट्रंप को चुभ गया है। अब ट्रंप चूंकि 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनकर के काम करने लगेंगे, उससे पहले पूरे दिसंबर में उन्होंने जो माहौल मचा रखा है इलेक्शन कैंपेन से लेकर के अब इस दौर में, उनके बारे में वो माहौल अकॉर्डिंग टू हिम बेस्ट बैठ भी रहा है। क्या हुआ? तो जब पुतिन ने इस तरह का नोट दिखाया तो ट्रंप का बयान इस समय हेडलाइन है। और हेडलाइन क्या है? अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा, अगर हमारे खिलाफ ब्रिक्स देशों ने अपना नोट जारी करने की गलती की तो उन्हें अमेरिका का 100% टैरिफ बैरियर भुगतना होगा। इसका मतलब साधारण भाषा में यह समझ लीजिए कि अगर आप हमसे व्यापार करना चाहते हैं तो हम आपसे सामान खरीदते समय इतना टैक्स लगा देंगे कि आप अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाएंगे। यानी कि जस्ट डबल हो जाएगा। अगर 50 रुपए का माल आज अमेरिका आपसे खरीदता है तो अमेरिका उस 50 के ऊपर 50 रुपया ही टैक्स लगा देगा, और जब 50 रुपया टैक्स लग जाएगा तो आपके एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक घट जाएंगे। तो जो आज आप अपने आप को बड़ा देश बनाकर दिखा रहे हो ब्रिक्स वालों, नहीं कर पाओगे। ये जो धमकी है, इस धमकी को कुछ यूं पढ़ा जाए, आप इसकी रीच देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कई देशों की तो पॉपुलेशन से ऊपर रीच चली गई है। क्या है? द आइडिया दैट ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर while we stand by and watch is over. We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency. मतलब आप सोचकर देखिए इससे बड़ी धमकी क्या देगा कोई, कि neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace mighty US dollar. भाई साहब कॉन्फिडेंस देखो भाई का, कि डॉलर को रिप्लेस करने के बारे में सोचना भी मत, ना तो नई बनाने के बारे में सोचना, और ना ही किसी दूसरी करेंसी के बारे में यह सोचना कि वो डॉलर की जगह ले लेगी। बाय द वे, मैं इस पर एक प्रॉपर सेशन बनाऊंगा कि डॉलर दुनिया की कैसे बड़ी, सबसे बड़ी करेंसी बना। इस पर प्रॉपर एक सेशन करूंगा। इवन मैं एक सेशन यह करूंगा कि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर कैसे नहीं है, और डॉलर कैसे सुप्रीम किंग बना। ठीक है, इस पर सेशन होगा, लेकिन वो मिलेगा आपको मेरे नए चैनल पर, क्योंकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके ऐसा वीडियो हो रहेगा, ताकि जब मन में आए तब देख लेना। यहां पर रोजाना वीडियो आते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। तो हमारा एक नया चैनल बना है ना, अंकित अवस्थी के नाम से, जिस वीडियो का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। कल मैंने कतर क्राइसिस डाला था उस पर, उसे देखकर आना, आनंद आएगा ट्रंप के कारण क्या हुआ था। ठीक है, फिलहाल के लिए ये अपने यूएस डॉलर का जो घमंड पाल रहे हैं, इसके बारे में ये कहते हैं कि अगर गलती से किसी ने उसको सरकाने के बारे में विचार किया तो मैं 100% तक उस पर टैक्स लगा दूंगा। ऐसे समझो कि आप मेरे साथ सामान का व्यापार कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे जरूरत तो आपकी है सर कि आप मुझसे सामान खरीद रहे हैं।
अमेरिका, जो कि दुनिया में अपने वर्चस्व के कारण ही जाना जाता है, उसको ऐसा लगता है कि चाइना तुम नहीं तो क्या हुआ वियतनाम से खरीद लेंगे, इंडिया तुम नहीं तो क्या पाकिस्तान से खरीद लेंगे। बेचने के लिए अमेरिका को लोगों की कमी थोड़ी है। रशिया तुमसे तो वैसे ही कुछ नहीं खरीद रहे हैं। और बोलो साउथ अफ्रीका और ब्राजील, बोले तुम लोग ये मत सोचो कि तुम ही मेरे लिए सेलर्स हो, कि तुम लोगों को ही मैं साथ में लूंगा, तुमसे ही माल खरीदूंगा। नहीं, आज चाइना जो बनाता है सारे आसियान कंट्री वही बनाते हैं। आज इंडिया जो बनाता है, इंडिया के साथ वाले सब्जी तो पैदा कर ही रहे हैं, सब्जी यही बेच रहा है। तो बोले ऐसे में बोले हम लोग चिंता ना करो। अमेरिका को इसने ये समझाया, इन देशों को तो मैं इतना टैक्स लाद दूंगा कि ये यहां पर माल भी नहीं बेच पाएंगे, और ऐसे में हम लोग अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर देंगे। अगर किसी ने ऐसा करने का कोशिश किया तो भाई उसको अमेरिका बिगाड़ देगा। ये बात जैसे इन्होंने कही, अमेरिका में तो भाई साहब लॉन्ग लिव ट्रंप वाले नारे लगने लग गए कि वाह भाई वाह, गजब इनको धमकाया। 4 साल से इंतजार कर रहे थे, बाइडेन जो ना धमका पाए, आप आए नहीं उससे पहले धमका दिए। अगर गलती से भी इन्होंने करेंसी बनाने के बारे में विचार किया तो इनको आपने धमका दिया है। मैं फिर से बता दूं, टैरिफ क्या है? टैरिफ केवल और केवल किसी सामान पर लगने वाला एडिशनल वैल्यू टैक्स है। आज इंडिया जब हार्ले डेविडसन अमेरिका से मंगाता है या ऑडी बीएमडब्ल्यू यूरोप से मंगाता है, तो उन गाड़ियों के ऊपर खूब सारा पैसा टैक्स के रूप में लगाता है, ताकि हमारे देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम ग्रोथ दे सकें। आज हमारे देश में महिंद्रा टाटा ग्रो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि जो वाकई में ऑडी और बीएमडब्ल्यू की कीमत है, जो आज हमसे महिंद्रा वाले वसूलते हैं, इतने में ही ऑडी बीएमडब्ल्यू मिल सकती हैं। लेकिन मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया ने अपने देश की इन कंपनियों को बचाए रखने के लिए बाहर से आने वाली कंपनियों के ऊपर उनकी कीमत के लगभग बराबर टैक्स लगा रखे हैं। तो अगर हमारे पास 60 लाख की ऑडी आ रही है तो कम से कम 30 लाख ही उसकी कीमत थी, लेकिन वो हमारे पास टैक्सेशन की वजह से इतनी महंगी पड़ी। तो हम महंगे के चक्कर में हम समझते हैं कि देखो महिंद्रा ने एक्सयूवी में ऑडी के फीचर डाल दिए, तो हम खुश होकर के महिंद्रा की एक्सयूवी खरीद लेंगे, लेकिन ऑडी नहीं खरीदेंगे। खेला समझ में आ गया? ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रोथ दे सकें, जो स्वदेशी बात है उसको ग्रोथ दे सकें। अमेरिका भी यही कह रहा है कि बेटा जैसे तुम लोगों ने खेला हमारे साथ खेल रखा है। हार्ले डेविडसन का मुद्दा तो कई बार ट्रंप उठा चुके हैं भारत के सामने कि आप लोगों ने अपने देश में जो हार्ले डेविडसन नामक बाइक है उस पर जो टैक्स लगा रखा है वो बहुत ज्यादा है। जब ये अपोजिशन में थे तब भी भाई खूब उठाए थे इस मसले को कि इंडिया वालों ने गजब का टैरिफ लगा रखा है। मैं आ गया तो मैं देखूंगा। तो इंडिया को इंतजार भी है कि हो सकता है बुलेट के दाम में इंडिया को हार्ले डेविडसन मिल भी जाए। और मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को? क्योंकि असल में बुलेट की कीमत में हार्ले मिल भी सकती है अगर इंडिया उसके ऊपर से टैरिफ हटा दे। ठीक है, खैर, तो ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में इस बात को खूब कहा था और यह कहा था कि अगर मैं आया तो मैं अमेरिका को फिर से महान बनाऊंगा और इन देशों के ऊपर मैं खूब सारे टैक्स लाद दूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर इन्होंने यह बात खूब अपने चुनाव प्रचार में कही थी। इंडिया हमारे पास जब माल बेचता है हम तो उस पर टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन जब हम इसके पास भेजते हैं तो ये खूब टैरिफ लगाते हैं। मैंने इस सेशन के ऊपर जब ट्रंप पहली बार निर्वाचित होकर आए थे उस समय भी अपने चैनल पर, अपने अंकित इंस्पायर इंडिया पर, मैंने ये सेशन में जानकारी साझा की थी कि ये धमकाते हैं टैरिफ को लेकर के। ठीक है साहब? अच्छा, अब ये भाई साहब ताजा ताजा धमका दिए 100% टैरिफ लगा देंगे ब्रिक्स कंट्रीज पर। थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लो कि ब्रिक्स कौन से देश हैं, कितना इनकी वैल्यू है और इनके ऊपर अगर ऐसा हुआ तो क्या असर पड़ेगा। देखो ये जो तस्वीरों में नेशन दिख रहे हैं ये सब ब्रिक्स मेंबर्स हैं। ओरिजिनली 5 ही कंट्री ब्रिक्स कंट्री हुआ करते थे, लेकिन अब कंट्रीज बहुत सारी ऐड हो चुकी हैं। कितनी ऐड हो चुकी हैं? 4 नई कंट्री ऐड हो चुकी हैं, 13 लाइन में खड़ी हैं, एक के पास फाइनल कॉल लेने का समय बचा है। मतलब जो सऊदी अरब बचा हुआ है वो 10वां कंट्री है, उसकी तरफ से पेंडिंग पड़ा है कंफर्मेशन। अदरवाइज ब्रिक्स में जो ओरिजिनली 5 कंट्री थे अब वो 9 कंट्री हो चुके हैं। होने को तो 4 कंट्री थे सबसे पहले, लेकिन बाद में उसके अंदर एक नया देश साउथ अफ्रीका जुड़ा, फिर धीरे धीरे जनवरी 1 को 4 ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई जुड़ गए और अब सऊदी अरब के पास कंफर्मेशन पेंडिंग पड़ा है। 10 नेशन तो ऑलमोस्ट इसके पास मेंबर बन चुके हैं। 13 नए देश ब्रिक्स में एंट्री के लिए तैयार बैठे हैं, जिसमें से अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये वो देश हैं जो तैयार बैठे हैं सर हमें भी मेंबर बना लो। तो यानी ब्रिक्स धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है और ये देश इकट्ठे होकर के अपने लिए कैसे व्यापारिक सहूलियत ला सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि व्यापारिक सहूलियत की बातें क्यों हो रही हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ, जब अभी रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 में शुरू हुआ ना, तो अमेरिका ने क्या किया कि रशिया को
अपने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। अब ये स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है इसको भी मैं बताता हूं। देखो ऐसे समझो, दुनिया भर में जितना भी डॉलर का व्यापार हो रहा है, दुनिया भर के देशों में लगभग 80% के आसपास ट्रेड डॉलर में होता है। कई जगह 60% है, कई जगह 80% है, तो कई जगह वॉल्यूम के हिसाब से, कई जगह प्राइस के हिसाब से है। हम लगभग दोनों के बीच का ले लेते हैं। 70% दुनिया के व्यापार डॉलर में होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, आप ऐसे समझिए कि आज आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है रशिया को कोई सामान। फिलहाल रशिया हम हटा देते हैं, चाइना कर लेते हैं। चाइना और जापान जिनके साथ अभी अमेरिकी सैंक्शंस नहीं लगे हैं। फॉर एन एग्जांपल, जापान ने इंडिया को कुछ कर्ज दिया था, या फिर ये कहिए जापान ने अपना है का कोई माल इंडिया को बेचा था, इंडिया को पेमेंट करना है। तो पेमेंट जाएगा कैसे? ऐसा नहीं है ना कोई आदमी ब्रीफ केस में पैसा लेके जाएगा। मतलब ये ऐसा तरीका नहीं होता है कि साहब चलिए तो एक जहाज में पैसे ही लद के जा रहे हैं। इसका तरीका दूसरा रखा हुआ है, और वो तरीका ये है, कुछ बैंकों ने, कुछ बैंक लगभग हजारों बैंक हैं, लेकिन उन बैंकों ने अमेरिका के साथ में अपने अकाउंट खोले हुए हैं कि भाई आपके देश में हमने अपना अकाउंट खोल दिया और आपके वहां पर हमारा खाता चलता रहेगा, दूसरे देश का खाता भी चलता रहेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कभी गोल्ड के केस में आपको यूके की कहानी बताई थी कि भारत ने ब्रिटेन की बैंक में अपना गोल्ड क्यों रखा हुआ है, ताकि गोल्ड बिकना आसान रहता है, उसी वॉल्ट में रखा हुआ है। तो वहां से होता यह है कि इधर का गोल्ड इसके नाम चढ़ाना है, बस इधर से इधर नाम चढ़ाना है, जगह नहीं हिलानी है। ऐसे ही अमेरिका ने क्या कर रखा है, दुनिया भर के लोगों से डॉलर अपने यहां पे इकट्ठे कर रखे हैं। सब देशों ने अपने खाते अमेरिका में खोल रखे हैं, अमेरिकी डॉलर्स में निवेश कर रखा है, अमेरिका में डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सर ये हमारे डॉलर रख लो, इसलिए नहीं कि अमेरिका को देना चाहते हैं हम इसलिए ताकि दुनिया का अमेरिका पर विश्वास है कि यदि यही डूब गया तो सब डूब जाएंगे टाइप से, तुम हो भैया हमारा पैसा तुम ही रखो। जैसे होता है ना कि भाई इस पूरे की पूरे समूह का, इस पूरे की पूरे ग्रुप का ये मुखिया है, इस पर विश्वास आप कर सकते हो। तो वो अमेरिका पूरी दुनिया का मुखिया बना हुआ है और मुखिया के पास पैसे रखे हुए हैं सबने। मुखिया के यहां पे छपती है डॉलर, तो भाई तुम ही रख लो ताकि खाओगे भी नहीं। ऐसे में क्या होता है कि इंडिया ने अगर मान लो जापान से कोई ट्रेड किया, तो हम क्या करेंगे, अपनी बैंक से कहेंगे कि आप डॉलर दूसरे की बैंक में ट्रांसफर कर दो। तो यहां पर हम उतना ही रुपया जमा कराएंगे, एक्सचेंज रेट पर हम डॉलर परचेज करेंगे और डॉलर देकर के दूसरी बैंक के खाते में वहीं की वहीं पर डाल देंगे। तो टेक्निकली पैसा अमेरिका में टिका हुआ है, बस उसके खाते में चढ़ गया है। व्यापार आसान कैसे होता है? आसान ये होता है कि अब जापान को मान लीजिए कि कोरिया से कुछ खरीदना है, साउथ कोरिया से, तो वो भी वहीं से बोल दिया कि सर वो डॉलर इसके खाते में चढ़ा देना। जैसे आज आपको अपने खाते में जो नंबर दिखते हैं कि मेरे खाते में इतने रुपए हैं, ये असल में आपकी जेब में नहीं है ना, बैंक में रखे हुए हैं। उस बैंक में दूसरे भाई का भी खाता है, आपके नाम पर वो पैसा बोल रहा था, आपने जैसे ही ट्रांसफर मारा अब उसके नाम पर पैसा बोलने लग गया। आपने फिजिकली जाकर पैसा थोड़ी दिया था, बस वो तो अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर मार गया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर मार दिया है बस। पैसा बैंक नहीं रखा हुआ है। ऐसे दुनिया भर की बैंक बनी हुई है अमेरिका। आपको दुनिया भर का व्यापार आपस में करना है, आपने ट्रांसफर मारा, अमेरिका ने दूसरी बैंक में ट्रांसफर मार दिया। तो दुनिया की जितने, जैसे इंडिया की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन है, अमेरिका इटसेल्फ ने दुनिया भर से $8 ट्रिलियन इकट्ठा करके अपने पास रखा हुआ है कि लाओ बेटे अपने अपना पैसा इन्वेस्ट करके मेरे पास रख दो, मैं तुम लोगों का व्यापार कराता रहूंगा। ठीक है, यूएन में भले ही 193 कंट्री हो, लेकिन जिन्हें मान्यता भी नहीं मिली उनको भी पैसा उसने वहां रख रखा है। 200 कंट्री से ऊपर का पैसा अमेरिका ने रखा हुआ है। इस पैसे के साथ साथ वो एक खेला और खेलता है, और वो क्या खेलता है, इनके बीच में स्विफ्ट सिस्टम लागू कर रखा है। अब ये स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट सिस्टम गाड़ी का नाम नहीं है स्विफ्ट, और आसान का अर्थ भी नहीं है स्विफ्ट। यहां पर क्या है, इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। ये जो पैसा मैंने बताया ना, यहां से दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर दो। अब आप सोचो, हम जैसे लोगों के पास जो गूगल अपनी तरफ से एडसेंस मतलब भेजता है, गूगल का जो रेवेन्यू आता है वो हमको जो भेजता है कि हाँ भाई आपने गूगल पर ये प्रचार चलाया, इसके 2 पैसे बने, आप ले लो, तो वो कैसे भेजता है, मेरे बैंक अकाउंट में कैसे आते हैं? तो इसके लिए अमेरिका ने डॉलर भिजवाने का एक सिस्टम बना रखा है जो स्विफ्ट कोड पर है। जैसे आज मेरे घर का, मेरे शहर का एक पिन कोड है कि भाई इस पिन कोड पर मैं निवास करता हूं, फिर मेरा ये घर का नंबर है। ऐसे दुनिया भर की बैंकों के अपने स्विफ्ट कोड हैं। जैसे अपनी बैंक का अपना इंडिया में आईएफएससी कोड चलता है ना, ऐसे ही आप अगर किसी दोस्त को पैसा ट्रांसफर कर रहे होते तो उसका यूपीआई नंबर लेते हैं, तेरा यूपीआई कोड बोल क्या है। ऐसे ही हर बैंक का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड के माध्यम से वो उस पैसे को उसी बैंक तक पहुंचा देते हैं। तो एक प्रकार से यह समझ लो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितना भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है ना, घूम रहा है ना अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, उस घुमाने में सबसे बड़ा जो सिस्टम है उसका नाम है स्विफ्ट। आज हम आईएफएससी कोड के माध्यम से जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर करते हैं, ऐसे दूसरे देश से आपके देश में पैसा ट्रांसफर करने का सिस्टम है स्विफ्ट कोड। अब उम्मीद है थोड़ा बहुत ये बेसिक क्लियर हुआ हो, जानकारी क्लियर हुई हो। अब ये जो स्विफ्ट कोड है ना,
अमेरिका ने जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध किया, स्विफ्ट कोड से रशिया को बाहर निकाल दिया। और जब स्विफ्ट कोड से बाहर निकाल दिया तो अब आप सोचकर देखो कि आपको रूस के साथ पेमेंट करना है। रूस से तेल खरीदा, अब तेल खरीदा तो रूस को पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, आपने उसकी बैंकों को डिलिस्ट कर दिया कि तुम्हारा मतलब नहीं है भाई यहां पे। अब आप उस तक पैसा कैसे पहुंचाओगे? या फिर उसको पैसे से सामान खरीदना था, उसने आपके पास पैसा भेजना था, आपने उसकी बैंकों को हटा दिया, लगभग 300 बैंकों को आउट कर दिया। अब आपने आउट कर दिया तो ट्रांजैक्शन कैसे करोगे? सोचो, सबसे पहली आर्थिक कमर कैसे तोड़ी गई थी। ठीक है, तो पुतिन ने इस बार जब मीटिंग में बैठे तब उन्होंने कहा कि भाई हमें एक अल्टरनेटिव तलाशना होगा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का। ये जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, ये है एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है और इसका हमें अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। इसीलिए डॉलर वेपनाइजेशन शब्द यूज किया गया कि अमेरिका क्या कर रहा है, पहले तो दुनिया भर के डॉलर अपने पास रख लिए और अपने पास डॉलर रखकर अब उनको हथियार की तरह यूज कर रहा है। भाई अमेरिका की रूस से कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी, तो फिर उसने उसको एक तो तुमने पहले सिस्टम बनाया और सिस्टम बनाकर उसको उससे बाहर कर दिया। स्विफ्ट पर किसी ने यकीन अगर कर रखा है तो आज जो रूस के साथ हुआ है वो किसी और के साथ होगा। आप कह रहे हैं कि आप आजाद हैं, क्या वाकई में आप आजाद हैं? तो ऐसे में अगर डॉलर के केस में आपने अमेरिका के साथ अपना पैसा रखा हुआ है लेकिन आपके उस पेमेंट गेटवे से ही आपको आउट कर दिया, ये ऐसे है आप किसी को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, अब ट्रांसफर कैसे करोगे, खरीदोगे कैसे, बेचोगे कैसे? तो बोले तुम पैसे को ही हथियार के रूप में यूज कर रहे हो। यह ब्रिक्स में चर्चा निकली और चर्चा निकली तो पुतिन ने कहा कि हम लोगों को चाहिए कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे का कोई ऑप्शन निकालें। और ऐसे में इंडिया ने सजेशन दिया कि सर यूपीआई बना लो ना, हम लोगों ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बना रखा है, दुनिया क्यों ना यूपीआई अपना ले। दुनिया की हर 5वां व्यक्ति इंडियन है, मतलब हमने एक लगभग 18 से 20% पॉपुलेशन रखी हुई है, उसके लिए यूपीआई इतना सही से चल रहा है। 2-5 आप जैसे लोग भी मिल जाएंगे तो क्या बुराई है। अब बात यह है कि हम इतने पावरफुल नहीं है कि हमारी बात चल जाए। रहे होते अमेरिका तो हर आदमी के हाथ में पेटीएम यूपीआई होता, भारत पे होता, भीम ऐप होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया को अल्टरनेटिव चाहिए तो सही, पर उसका अल्टरनेटिव चाहिए जो इस बात को कंट्रोल भी कर सके। इसके लिए ब्रिक्स की बातें निकल कर आई। तो अमेरिका ने इसका सिस्टमैटिकली एक स्विफ्ट सिस्टम बनाया हुआ है, स्विफ्ट पेमेंट गेटवे बनाया हुआ है। तो बस उस स्विफ्ट पेमेंट गेटवे से एब्सोल्यूट रूप से हम लोग रिप्लेसमेंट चाहते हैं। इस बात की चर्चा इस बार के ब्रिक्स बैठक में हुई। ट्रंप को लगा कि ये डॉलर का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि डॉलर को ही बाईपास करने की तैयारी कर रहे हैं। हां, हम लोग चाहते तो हैं डॉलर को बाईपास करना, लेकिन आज के समय पर नहीं। इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत पहले ही क्लियर किया हुआ है कि हम डॉलर की जगह अभी कोई और करेंसी के समर्थन में नहीं है। उसके अपने कारण हैं। कारण यह है कि हम अमेरिका से ही थोड़ी व्यापार करते हैं, दुनिया के और भी तो ऐसे देश हैं जो डॉलर पर यकीन करते हैं, तो उनके साथ व्यापार करना है हमें तो डॉलर में करना होगा। तो अभी हम लोग लीडर नहीं हैं, अभी हम लोग ट्रांजिशन फेज में हैं। तो जो लोग लीडर्स हैं वो अपने लेवल पर डिसाइड करें। तो ट्रंप का डायलॉग था कि तुम डॉलर को अगर रिप्लेस करने की सोचते हो कि डॉलर की जगह व्यापार हम किसी और करेंसी में कर लेंगे तो सतर्क रहिएगा। तो डॉलर के बारे में धमका दिया। तो भाई साहब, वर्तमान स्थिति यह है कि आज दुनिया के लगभग 200 से अधिक देशों की 11,000 बैंक इस स्विफ्ट सिस्टम से जुड़ी हैं, जिससे रशिया को 2022 में बाहर कर दिया गया था स्विफ्ट के सिस्टम से, जिसका मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो स्विफ्ट कोड के माध्यम से चलती है, जिसका हेड ऑफिस बेल्जियम में है। यहां से कंट्रोल होता है पूरी दुनिया का ट्रांजैक्शन। जैसे अपने देश के अंदर यूपीआई का ट्रांजैक्शन एनपीसीआई कंट्रोल करता है, नेशनल पेमेंट गेटवे ऑफ इंडिया करता है, ऐसे ही यहां पर दुनिया भर के जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उनका जो मामला है वो यहीं से बहुत से उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आज हमारे देश की कोई कंपनी है, उसको किसी दूसरे देश की कंपनी से व्यापार करना है। आज मान लो अडानी का ही उदाहरण ले लेते हैं, वो श्रीलंका के अंदर अपनी तरफ से श्रीलंका से चाय खरीद रहा है अडानी, उदाहरण के रूप में ऐसे समझ रहे हैं, 2 कंपनियों के नाम लेके चल रहे हैं, चाय खरीद रहा है वहां से। अडानी को पैसे देने थे, चाय के पैसे भिजवाने थे, चाय के पैसे भिजवाने थे। तो ये नहीं है कि जहाज में जाएगा समुद्री लुटेरे लूट लेंगे, ऐसा नहीं है। वहां की बैंक ने अपना पैसा, अपना अकाउंट खोल रखा है ना, लगभग 10-20 हजार बैंकें हैं जो दुनिया भर के अंदर अपना अकाउंट खोल के चल रही हैं।
तो उनके अकाउंट में ही बस पैसा ट्रांसफर मर जाएगा और माल आपके पास ट्रांसफर जहाजों से होता रहेगा। आपको विश्वास करना है अमेरिका पर, आप करके रखे हुए हैं, ठीक है। और ताकि किसी को यह ना लगे कि अमेरिका ने स्विफ्ट को कंट्रोल कर रखा है, इसलिए बेल्जियम के अंदर ही, मतलब जो ब्रसेल्स है वहीं पर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया हुआ है, जस्ट लाइक नाटो, कि हाँ भाई नाटो का मुख्यालय है वैसे इनका भी मुख्यालय यहां पे बना दो, ठीक है। तो ब्रसेल्स के अंदर ही इन्होंने अपना ईयू का, नाटो का, सबका मुख्यालय बनाया हुआ है। तो ठीक है, ये बात आपको मैंने समझा दी कि क्या है स्विफ्ट सिस्टम और ये किस तरह से काम करता है, और मैंने सारी बातें समझा दी। तो ट्रंप ने अब इस डॉलर से अगर आपने खता की तो आपको टैरिफ बैरियर झेलना पड़ेगा। ये डायलॉग जैसे ही मारा तो दुनिया के देशों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इससे पहले आपको यह समझा दूं कि ब्रिक्स कंट्री कितना ट्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं, नंबर एक, और अमेरिका से ये लोग कितना व्यापार करते हैं। दो बातें हैं, अमेरिका से टैरिफ बैरियर तो तभी लगेगा जब आप अमेरिका से व्यापार करते हो। अमेरिकी टैरिफ बैरियर का कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आप अमेरिका से व्यापार ना करते हो। तो हमें दोनों बातें जाननी है, पहला ये देश खुद कितनी बड़ी इकोनॉमी है, और दूसरा ये लोग अमेरिका से कितना व्यापार करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम ग्लोबल जीडीपी में बात करें तो ब्रिक्स नेशंस की फिलहाल भागीदारी 27% है, जिनमें से सबसे ज्यादा भागीदारी चाइना की है, लगभग 19% के आसपास भागीदारी ग्लोबल ट्रेड में ये रखता है। इसी प्रकार से दुनिया का जो कुल एक्सपोर्ट है उसमें 15% ब्रिक्स देश एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से भी चाइना लगभग 6.3% मार्केट का एक्सपोर्ट करता है, रशिया 2.1% और तीसरे नंबर पर भारत 1.8% एक्सपोर्ट करता है। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो ये कि इनके साथ जो दुनिया भर के देश ट्रेड करते हैं उसमें भारत और चाइना खड़े कहां हैं। तो देखो, दुनिया के साथ जो टॉप 10 कंट्री ट्रेड करती हैं उनमें सबसे ऊपर खड़ा है मैक्सिको, जो ट्रेड करता है $40 लाख का। आप ऐसे समझिए, भारत ट्रेड करता है अमेरिका के साथ $7 लाख नहीं, माफी चाह रहा हूं, 7 लाख करोड़ रुपए का। 7 लाख करोड़ कितना होता है, तो ये आप भाग दे लो 8500 करोड़ का। 8500 करोड़ का 7 लाख में भाग दे लो, तो टेक्निकली हम लोग व्यापार कर रहे हैं $90 बिलियन के आसपास का। ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक मतलब रफ वो है 8 9 72, हाँ, $90 बिलियन के आसपास का इनसे व्यापार कर रहे हैं। अब आप इधर देखो, ये लोग कर रहे हैं साहब, क्या बोलते हैं, मैक्सिको वाले 40 लाख करोड़ रुपए का। 8-40 मतलब भारत के टर्म्स में अगर बात करें तो $500 बिलियन से ऊपर का मैक्सिको वाले व्यापार कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इनको देखो तो लगभग $400 बिलियन के आसपास का ये लोग भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी हालांकि बहुत पीछे हैं। आपके दिमाग में, जैसे मैं जब ये कंटेंट तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत बेसिक्स प्रश्न ये उठा था कि मैक्सिको ऐसा क्या बेच रहा है अमेरिका को जो $500 बिलियन का व्यापार कर रहा है, और इंडिया का वर्ल्ड में टोटल व्यापार कितने करोड़ का है। तो मैं दोनों ही सारी बातें बता देता हूं। अच्छा, एक बात और समझ लो, देखो जब टोटल व्यापार की बात होती है ना, तो व्यापार में एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों काउंट किए जाते हैं। $90 बिलियन का मतलब यह नहीं है कि इंडिया 90 इंपोर्ट कर रहा है या 90 एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की वैल्यू शामिल है। चूंकि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है अमेरिका को, केवल अमेरिका ही ऐसा देश है जिसको व्यापार करके, एक्सपोर्ट करके हम पैसा कमाते हैं, बाकी सबसे हम घाटे में रहते हैं। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम यहां ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। यह डेटा 2023 में लगभग $120 बिलियन के आसपास पहुंच गया था इंडिया और यूएस का। मतलब हमने $120 बिलियन के आसपास ट्रेड किया था इनके साथ में, है ना। तो ये $90 बिलियन 1-2 साल पुराना आंकड़ा दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू है। अमेरिका ने कहा कि हम इंपोर्ट पर टैरिफ लगा देंगे। इसका मतलब है इंडिया अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करता है अमेरिका को, तो अमेरिका के एक्सपोर्ट, हम इंडिया अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करता है तो एक्सपोर्ट पर अगर आपने खुद से बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया तो अल्टीमेटली भारत ये सामान अमेरिकी बाजार में, मान लो ये इधर अमेरिका है और इधर इंडिया है। अब इंडिया से अगर कोई सामान यहां गया और आपने यहां पर एक गेट कीपर बिठा दिया और वो गेट कीपर कह रहा है कि सर आपके इतने माल पर इतना टैक्स लगेगा, हमने टैक्स भी पे कर दिया। लेकिन यहां जब वो माल पहुंचा, मान लो 5 रुपए किलो आलू बेचे थे, 5 रुपए टैक्स लगा दिया, 10 रुपए किलो हो गए। तो पहले अमेरिका की जनता को जो 5 रुपए किलो आलू मिल रहा था वो 10 रुपए किलो मिलेगा। आपका आलू कोई क्यों खरीदेगा? तो फिर किससे खरीदेगा? जिसका टैरिफ कम है। तो मान लो पाकिस्तानी गए और इन्होंने कहा सर हम तो ब्रिक्स में है भी नहीं, हमारा आलू खरीद लो। तो भाई इनका 5 रुपए किलो ही बिकने लग गया, आपका आलू का सेल खत्म हो गया। आपका आलू का सेल खत्म हो गया तो आपका एक्सपोर्ट खत्म हो गया, आपका एक्सपोर्ट खत्म हो गया तो हो गया ना सीधा, कम से कम अगर इसके अंदर भी देखें तो $70 बिलियन का आपको एक ही बार में नुकसान हो गया।
इंडिया कुल मिलाकर के जो व्यापार करता है, जो मार्केट के अंदर वैल्यू उपस्थित है, वो है लगभग $1400 बिलियन का हम दुनिया भर में व्यापार करते हैं। तो एक प्रकार से हमारे टोटल व्यापार का 10% तो केवल अमेरिका के साथ है। और अगर हमको ही टैरिफ बैरियर मार गया तो मारे जाएंगे भाई। टेक्निकल पॉइंट को इस तरह से और गहराई से समझें। ऐसे में अब आपके एक प्रश्न का जवाब जो मेरी तरह आपके दिमाग में भी आया हो, और वो प्रश्न ये है कि साहब अगर मैक्सिको इतना बड़ा व्यापार कर रहा है तो ये करता क्या है। तो मैक्सिको की कहानी समझ लो। मैक्सिको के बॉर्डर टच होते हैं अमेरिका के साथ में। मैक्सिको ने अमेरिका से कर रखी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह है कि दोनों के बीच में कोई टैरिफ नहीं है, 0% टैरिफ है। टैरिफ नहीं है तो क्या हुआ, अमेरिका की बहुत सारी कार निर्माता कंपनी जैसे जीई है, जनरल मोटर्स जिसे आप कहते हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जो दुनिया भर की कंपनियां हैं, वो सब जगह जाकर मैक्सिको में लग गई। इससे क्या फायदा हुआ, मैक्सिको में क्या है, लेबर सस्ती है। बहुत सारे मैक्सिकन्स बहुत गरीब हैं, तभी तो जाके अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और उन्हीं को रोकने के लिए ट्रंप जो है दीवार खींच देते हैं। दुनिया भर की लेबर भी जो अमेरिका जाना चाहती है वो कभी ना कभी मैक्सिको में हॉल्ट लेती है। जो गधा बन के जा रहे हैं, जो डोंकी रूट से जा रहे हैं, वो मैक्सिको के अंदर होल्ट लेते हैं। ऐसे में मैक्सिको में लेबर सस्ती है, और सस्ती के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी बना बनाया माल अमेरिका में सस्ते से डंप किया जा सकता है। तो अमेरिका वालों ने क्या कर रखा है कि सस्ती लेबर से अमेरिकी कंपनी मैक्सिको में ही मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं। और चूंकि मैक्सिको अमेरिका से बॉर्डर साझा करता है तो रास्ते का खर्चा भी कम लगता है, तो माल खट से बना बना के अमेरिका में लेते हैं। तो अमेरिका में मैक्सिमम कार जो चल रही है ना, वो मैक्सिको से बनकर के ही आई हुई है। इसलिए मैक्सिको का ये जो ट्रेड सेंस है ये बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रही है। खैर वापस आते हैं बैक टू बेसिक्स। तो इनके अंदर अगर हम चाइना की बात करते हैं, तो चूंकि चाइना बहुत ज्यादा व्यापार अमेरिका से कर रहा है और चाइना सप्लाई चेन है वर्ल्ड की, तो बहुत सस्ता माल अमेरिका में बेचता है और बेच के बढ़िया पैसा कमाता है। अगर चाइना के ऊपर अमेरिका ट्रेड बैरियर लगा देता है कि बेटा तुम माल बेचोगे, हम उसको रोक देंगे, तो ऐसे में चाइना को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आपका दिमाग अब तक तेज चलना शुरू हो चुका होगा। आपका दिमाग यह भी चलना शुरू हो चुका होगा कि सर लेकिन कोई चीज ऐसी एक्सक्लूसिव भी तो हो सकती है जो इंडिया में मिलती हो, चाइना में मिलती हो, रशिया, ब्राजील, इन ब्रिक्स कंट्रीज में मिलती हो। अमेरिका मान लो इन पर बैन लगाकर या 100% टैरिफ बढ़ा देगा, तो क्या अमेरिकियों को यह माल महंगा नहीं मिलेगा? और अमेरिकियों को माल महंगा मिलेगा तो क्या अमेरिका में महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? अगर आज ट्रंप यह कहते हैं कि हम इस पूरे माल को अपने यहां बना लेंगे, तो क्या अमेरिकी तैयार है काम करने के लिए? जिन्हें ड्राइवर तो मिलता नहीं है काम करने के लिए, सफाई कर्मचारी अमेरिका में मिलते नहीं है। वास्तविकता में क्योंकि वहां पर लेबर बहुत महंगी है। आज मैक्सिको में अमेरिकन क्यों गाड़ी बनाने जा रहे हैं, अमेरिका में क्यों नहीं बना ले रहे हैं? बॉर्डर भी क्यों क्रॉस किया? इतना ही मैक्सिको से नफरत है तो बना लो अपने यहां पे कार। क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि आपको मैक्सिको में सस्ती लेबर मिल रही है। ये वो वाली बात है जैसे हर शहर के अंदर एक बढ़िया महंगी कॉलोनी के बगैर में एक झुग्गी झोंपड़ी जैसी बस्ती भी होती है, जहां से काम वालियां चल के आपके घर की साफ सफाई करने आती हैं। ये बिल्कुल वैसा सिस्टम बना रखा है अमेरिका ने मैक्सिको को। तो सब अर्ब सिटी है, वहां से चल के लोग लेबर बन के आते हैं, इनके यहां काम करते हैं, चले आते हैं। तो ऐसे में मैक्सिको से भी अगर तुम यही खेला खेल दो कि नहीं, मैक्सिको को भी धमका रखा है ट्रंप ने कि तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। अगर तुम सब जगह टैरिफ का डर दिखाने लग जाओगे तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यह है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, तो ट्रंप टिक पाएंगे? असंभव है। तो यह केवल दिखाने के दांत हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। लेकिन हां, यह माल बिकता है। 73 मिलियन रीच पहुंच गई ट्रंप के एक ट्वीट की, तो इसके बहुत बड़ी वैल्यू है कि हां दुनिया में लगा भाई ट्रंप काल शुरू हो रहा है। ऐसा होगा कुछ नहीं फिर भी, लेकिन इतना टैरिफ अगर यह लगाने की बात करता है तो हमें पता तो चले कि कौन कितना ट्रेड करता है। भारत 10वें नंबर पर अमेरिका के साथ टॉप ट्रेड पार्टनर्स में, अमेरिका में टॉप 10 देश जो कुछ एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम 10वें नंबर पर खड़े हुए हैं। ठीक है, वियतनाम को अमेरिका ने चाइना का ही अल्टरनेट बनाने का प्रयास कर रखा है। ये जो है ना, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, ताइवान है, ये सब बेचारे चाइना का ही रिप्लेसमेंट बनते बनते रह गए हैं। लेकिन यही वियतनाम हमारे साथ ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहता है। तो खैर ये सब बातें अब आपको यहां से अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। कनाडा को भी धमका के चल रहा है कि तुम्हारे ऊपर भी ट्रेड बैरियर लगा दूंगा, सब तरफ ट्रेड लगा दूंगा, ट्रेड बैरियर लगा दूंगा। जैसे इसी को पता है, यही है सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जिसको यह पता है कि ट्रेड बैरियर लगा दे तो ये मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा दुनिया में, कुछ भी नहीं होने वाला। बट हाँ ये सही है कि इनमें से कुछ लोग जाके ढोक दे आएंगे, जैसे ट्रंप ये ट्रूडो जाकर के ढोक दिया है, सर प्लीज मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करना, खाना वाना खिला दिए ट्रंप को कि हाँ चल भाई मस्त रहे। तो ऐसे में कुल मिलाकर के बहुत सारे देश इस घोड़की से दब जाएंगे। ओहो ट्रंप ने धमकी दी है, चलो भाई साहब से मिलने चलते हैं। जैसे हमारे होता है सरकारी विभाग में, जब कोई बड़ा कमिश्नर आता है जिसको रिश्वत बड़े अमाउंट में लेनी होती है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उस क्षेत्र की जितने भी दुकानदार हैं या फिर जिनको पता है अवैध काम करते होंगे, सबको अपना बिस्मिल की तरह संदेश भिजवाता है कि बिस्मिल का संदेश है कि ट्रेन काकोरी में लुटेगी टाइप से, कि हाँ भाई
मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब में डर हो जाता है, हाँ यार कुछ कर देगा, कुछ कर देगा, चलो 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 साहब बताओ क्या चाहिए ताकि आपका मामला सेटल हो, कुछ करना मत। ट्रंप भी वही कर रहा है। जैसे होता है ना कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट आता है ना पद पे बैठने के लिए, रिश्वतखोर अधिकारी ऐसे ही आते हैं कई जो हुंकारा मचाते हुए आते हैं, तो ट्रंप वैसे ही कर रहा है सबको धमकाने के लिए, ओ मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। अब सब देश, मैं कह रहा हूं ट्रूडो जा चुका है, फोटो दिखाऊंगा मैं आपकी, ट्रूडो जाके मिल लिया है सर प्लीज देख लो आप जैसे भी मैनेज कर सको। तो ये ऐसा करके ब्रिक्स देशों को एक साथ घोड़ के दे दिया है, ठीक है। तो इंडिया क्या वाकई में इस बात से डर जाएगा? तो मैंने आपको समझा दिया, और मेरी बात को भी आप में से मेरे जैसे भाई कोई ना कोई बड़ा आदमी भी सुन ही रहा होता है इन सब बातों को, तो समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो इंडिया यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है, ऐसे में ये आने वाले समय में बदलेगा ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन मैंने आपको सारा खेला समझा दिया। खैर छोड़ो, फिलहाल के लिए यूएस के साथ हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है। खेला सारा हार्ले डेविडसन के केस में हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में कई बार ये बात ट्रंप बोल चुके हैं, तो भारत इनकी हार्ले को सस्ती कर देंगे, आप लोग भी बढ़िया गाड़ी चला लेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। खैर, अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया, तो इसका क्या हम पर असर पड़ेगा? निश्चित ही हमारे बहुत से सामान जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे रत्न मोती महल, इलेक्ट्रिक आइटम्स, फार्मास्यूटिकल, मिनरल फ्यूल, आयरन, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉफी, चाय, मसाले, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इन पर असर पड़ जाएगा। लेकिन मतलब रेस्ट अश्योर कि ये इन पर असर पड़ेगा, केवल अमेरिका ही भारत के लिए ट्रेड का व्यापार नहीं, मतलब वो नहीं रखता है। अगर हम इनके साथ सामान बेचते हैं तो अमेरिकियों को भी बड़ी दिक्कत होगी। जैसा मैंने आपसे कहा ना, इनको लेबर मिलते नहीं है, तो हम लोग इनकी पसंद इसलिए नहीं है कि ये हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं कि आओ मोदी जी गले मिलो, नमस्ते मोदी जी, वो वाला हाल नहीं है। असल में हाल ये है कि इंडिया में लेबर सस्ता है, मैक्सिको में, चाइना में लेबर सस्ता है। आज चाइनीज गुड्स इतना सस्ता है कि आप चाह करके भी अपने देश में उतना सस्ता माल नहीं बना सकते। आज अमेरिकी अगर चाह लें, देखो इकोनॉमी के अंदर एक ना सिंपल ट्रेड होता है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। अर्थव्यवस्था के 3 रूप हैं, एक होती है प्राइमरी अर्थव्यवस्था, एक होती है द्वितीयक अर्थव्यवस्था, एक होती है तृतीयक अर्थव्यवस्था। प्राइमरी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं आप लोग? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुए, कॉफी मसाले, चाय मसाले हुए, इनको पैदा करते हैं, या फिर आप जैसे मिनरल्स हुए, इनको पैदा करते हैं, ठीक है, रत्न मोती मोटल, ये प्राइमरी इकोनॉमी की पहचान है। सेकेंडरी में क्या होता है? आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है कि आपने मशीनरी बनाई है ना, आपने स्टील प्रोडक्ट्स बनाए, आपने टेक्सटाइल्स बनाए, आपने ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। टर्सरी होती है सर्विस सेक्टर के बारे में, यानी तृतीयक श्रेणी सर्विस के बारे में होती है, यानी कि आप सर्विसेज निर्यात करते हैं या सर्विसेज पैदा करते हैं। तो देखो अमीर आदमी की पहचान क्या होती है? सबसे पहले अमीर आदमी बनते समय, अमीरी का प्रक्रम है ये, मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। सबसे पहले जो व्यक्ति एग्रीकल्चर करता था, उसने अपने खेतों में फसल पैदा की, धीरे धीरे वो फसल से गेहूं निकाल करके गेहूं का आटा बना के बेचना शुरू किया। फिर उसने जो 2-4 मतलब आलू पैदा किए, टमाटर पैदा किए, टमाटो से केचप बना लिया, आलू से चिप्स बना ली, इंडस्ट्री लगाना शुरू किया। फिर अब वो ये सब चीजें बनाने लग गया है। अब बना करके उसको समझ में आ गया कि मैं एक खेत से ये माल पैदा करके इतने में बेचता हूं, अगर मैं 10 खेतों से ऐसा कर लूं तो मैं इतने में बेचूंगा, 100 खेतों से इतना कर लूं तो मैं तो लेज ही बन जाऊंगा, लेज जैसी कंपनी बना लूंगा, खूब सारे दुनिया भर में चिप्स बेचूंगा। तो ये जो खेला है ना, यहां से ये कर लूंगा, ये जब थॉट्स उसमें चली जाती है पैसा कैसे कैसे बनाया जा सकता है, तो आदमी मेहनत करना छोड़ देता है और जाकर पहुंच जाता है सर्विस सेक्टर में कि इसका माल लेना है, इसको बेचना है, मैं तो बिचौलिया रहूंगा। दुनिया के जितने भी अमीर देश हैं, या फिर दुनिया में जो अमीर अब है, उसने काम हाथ से करना बंद कर दिया है। उसको काम करने के लिए सस्ती लेबर चाहिए। अमीर आदमी ने क्या कर दिया है, उसको पता है इसका माल खरीदना, इधर बेचना। जैसे अमेरिका में मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंडिया में 7-8% लोग ट्रेडिंग में हैं। इसका मतलब अभी हम अमीर बने नहीं, हम सीखे नहीं हैं, अभी हम मेहनत में लग रहे हैं। और चाइना में तो बेचारे हर आदमी लेबर बन के काम कर ही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन के चल रहा है। तो अमेरिका ऑलरेडी वो थर्ड स्टेज में ही चल रहा है। उसको पैसे कहां से कमाने को मिल रहे हैं आजकल? गूगल से, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, है ना। ये सब वो हैं जो सर्विसेज देके पैसे कमा रहे हैं। आपको लगता है क्या? लो यूट्यूब को छू के दिखाओ, आप मुझे देख रहे हो लेकिन मुझे छू के दिखाओ, मतलब ये सर्विस है। आपको टेक्नोलॉजी से पैसे मिल रहे हैं, एआई से पैसे मिल रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो लोग जो पैसा से पैसा बनाना सीख चुके हैं, वो 4th लेवल, मतलब इसीलिए कह रहे हैं ना, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अब वो सर्विस लेना सीख गया। अब लेकिन घोड़की क्या दे रहा है? वो घोड़की मतलब धमकी आपको क्या दे रहा है? जैसे हमारे घर में अगर गाड़ी साफ करने वाला ना आए तो कई बार आपको ऐसा लगता है ना, यार मत आना, मैं ही साफ कर लूंगा अगर तेरे को लग रहा है। तो आप क्या क्या कर लोगे? आप गाड़ी की सफाई कर लोगे, आप झाड़ू पोंछा कर लोगे, करना तो जानते हो, कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम किसी और चीज के लिए बंधा है जो ज्यादा कीमती है। ऐसे में आप उन सस्ते कामों को नहीं करते। और ऐसे में ही अमेरिका जैसा देश इतना बड़ा हृदय राष्ट्र नहीं है वो कि लाओ चाइना वालों तुम भी माल दो, इंडिया वालों तुम भी दे दो, साउथ अफ्रीका वालों तुम भी दे दो, मैं तुम सबको पाल रहा हूं। बे चुप, तुम कुछ नहीं पाल रहे हो, तुम असल मायने में हम सबसे सस्ता माल खरीद रहे हो। तुमको तुम्हारे देश में वही वाली बात है ना, पानी की बोतल $1 में मिलेगी, यहां रुपए में मिलती है। तुम्हारे $1 में 5-12 आराम से बिस्लरी ले जाओगे यहां से।
कहने का मतलब यह है कि तुम्हें पता है कि इंडिया से माल गया तो सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, चाइना से गया और सस्ता पड़ेगा, इसलिए तुम खरीद रहे हो। दातार ना बनो, और जो टैरिफ का डर दिखा रहे हो करके देख लो, सरकार चला जाओ तो जान लेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है जनाब कि ये जो भारत को धमकाने की बात है, इससे हम पर असर कुछ नहीं पड़ेगा। और इंडिया ने हालांकि बहुत पहले भी, क्योंकि हमको इस लफड़े में पड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी स्ट्रगल्स अभी चल रही हैं, इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं कर रही है, इतना पिछड़ गए हैं हम लोग, 5-5.5% के आसपास से ग्रोथ है हमारी, हम उनसे लड़े कि अमेरिकी सैंक्शन से लड़ें। तो हमने ब्रिक्स करेंसी का कोई लफड़ा नहीं ले रखा है। लेकिन हां, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ की धमकी के चलते दुनिया के कई देशों की चिंता हो रखी है। चाइना वाले इनको अलग घेरे पड़े हैं कि हाँ करके देख लेना बेटा, तुमको ऐसा ही लग रहा है। उधर जाकर के ट्रूडो जाकर के हाथ वाथ मिला के चला आ रहा है कि सर प्लीज खाना खा लो। ये देखो ना, ये कल परसों 1 दिसंबर की फोटो है। जस्टिन ट्रूडो, थैंक्स फॉर डिनर लास्ट नाइट प्रेसिडेंट ट्रंप, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। हाँ तो भाई ये वो वाली बात है ना, जैसे कि आप गए और जाकर के फोटो वोटो खिंचा लिए, क्योंकि पता था कि ये इसको भाई बढ़िया रगड़ देगा, क्योंकि अभी आएगा तो इसके साथ नफरत है, इसको एलन मस्क तो चिढ़ता है इस आदमी से एकदम। तो ऐसे में बोले ये आएगा तो हम पर बैरियर लगाएगा, तो जाके पहले ही डिनर विनर कर आया। लेकिन द हिंदू लिखता है, ट्रूडो रिटर्न टू कनाडा आफ्टर ट्रंप मीटिंग विदाउट अश्योरेंस दैट टैरिफ आर ऑफ द टेबल। भाई मिल तो आए लेकिन टैरिफ वेरिफ नहीं हटाएंगे, कहीं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो खाना पीना खा लिए तो टैरिफ हट जाएगा। बोले ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के ट्रंप का एरा शुरू होगा। इससे पहले मैक्सिको ने बढ़िया से धमका दिया है इनको। मैक्सिको ने कहा ठीक है, अगर ट्रंप मादे आपको लगता है कि आप टैरिफ खेलोगे, खेल लेना, 4 लाख अमेरिकियों की नौकरी चली जाएगी, उसका क्या करोगे? आप पूछेंगे कैसे? भाई अमेरिकियों को तो नौकरी मिलनी चाहिए, मेक इन अमेरिका होगा तो इससे तो अमेरिकियों को नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं भाई, जो चीजें अब मैक्सिको में बन रही हैं उसमें भी तो अमेरिकी आकर के काम कर रहे हैं ना। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जहां पे अमेरिकी आके काम कर रहे हैं जो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आज जो इनकी गाड़ियों की वजह से वहां पर जो व्यापार चल रहा है अमेरिका में, उसमें लोग रोजगार में हैं। तो बोले भाई पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। आप जो बातें कर रहे हो वो बचकानी बातें हैं। एक आध देश को धमका दिया, ईरान जैसे को वो धमक गया तो बात समझ में आई। सबको एक साथ हाथी से आप नहीं हाँक सकते। खैर कुल मिलाकर के कुल सारी बातों का कहना सेंस इतना सही है जो मैंने आपसे कहा। ट्रंप का ये कहना ट्रूडो जैसे को पहले जाके हाथ मिलवा दिया, बस उसको इतना ही चाहिए था। जब इस तरह की धमकियां आती ना तो हमें अपने सरकारी कई कमिश्नर याद आ जाते हैं जो धमकाते थे ना कि हाँ भाई यहाँ ट्रक रोक देंगे, इस दारू की दुकान को दारू नहीं बेचने देंगे। तो वो समझ में आ जाती हैं बातें कि क्या चाहते हो आप। तो ट्रंप मादे आप समझ में आ गए, दुनिया को भी समझ में आ जाओगे कि आप क्या चाहते हो। बाकी जनता समझदार है, वो और अच्छे से समझ जाएगी। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, मैंने एक वीडियो पिन कर रखा है कमेंट बॉक्स में, जाकर उसे देख के आओ। ट्रंप के आने से और ट्रंप के जाने से कतर की क्या बुरी हालत हुई थी। एक बार मेरे कहने से उस लिंक को क्लिक करो, ट्रंप की कहानी सुन के आओ, है ना। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। हमारा एक नया चैनल है अंकित अवस्थी, जहां कहानियां ही डलेंगी यहां से आगे। उसको सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि वो अपना ही है, चलता रहेगा आगे भी, है ना। चलो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। बाकी पढ़ने लिखने वाले लोग जो हैं, मैंने सेशन बताई दिया, ये देखे हैं। और बाकी पढ़ने लिखने वाले लोगों को अपनी पाठशाला पे एप्लीकेशन पे मेरे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, बढ़िया से जाइए, उनको देखिए, आनंद लीजिए। थैंक यू।